हेलो एवरीवन। कल हमने क्लास के अंदर पढ़ा था परक्विजिट फैसिलिटीज कि एम्प्लॉय को बहुत सारे परक्विजिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो उसमें से कल हमने क्लास में स्टार्ट किया था रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या पढ़ा था कल अपने बेटा? एक ही हुआ था। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कल अपने? पेंशन। और आई थिंक सबको क्लियर हो गया, प्रॉपर्ली लिख भी लिया होगा। आज अपन स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज अ ग्रेच्युटी। कि यदि कोई भी एम्प्लॉय यदि रिटायर्ड हो जाता है या जॉब छोड़ता है, रिजाइन करता है, तो उसको क्या मिलता है? अपने एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी का अमाउंट रिसीव्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग इन द कंपनी, मुझे 15 साल हो गए और मैंने वो कंपनी छोड़ दी और मेरी किसी दूसरी कंपनी में जाता हूं, तो पहली कंपनी में जो भी ग्रेच्युटी का अमाउंट है वो मैंने रिसीव्ड कर लिया। तो कभी कभी एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी मुझे क्या होता है, वो ग्रेच्युटी का अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है, या मैं कंपनी से रिटायरमेंट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? मतलब मेरा वो जो टाइम होता है ना, एज 58 या 56 या 60, जो भी एज होती है, तो जैसे वो आप एज को अचीव कर लेते हो तो आप क्या होते हैं? रिटायर्ड हो जाते हो। तो रिटायरमेंट के अंदर जो भी आपका ग्रेच्युटी मिलता है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। जनरली ग्रेच्युटी आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलती है, लेकिन यदि आपने कोई भी ग्रेच्युटी यदि ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट यदि आपने रिसीव किया, तब कोई मतलब नहीं है कि आप कौन। इफ एनी ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट, if any gratuity received during the employment, any employee, any मतलब मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मैं भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेच्युटी अमाउंट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ग्रेच्युटी सबके लिए टैक्सेबल। आई रिपीट, यदि एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए यदि आप एम्प्लॉयर से यदि कोई भी ग्रेच्युटी का अमाउंट यदि आप रिसीव करते हो, तो जितना भी ग्रेच्युटी आपको रिसीव हो रहा है पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और जनरली ग्रेच्युटी दी कब जाती है? आफ्टर दी रिटायरमेंट। और यदि रिटायरमेंट के टाइम, कब बेटा? यदि रिटायरमेंट के टाइम यदि आप कोई भी ग्रेच्युटी यदि आप रिसीव करोगे, तो यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। और यही रीजन है कि बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत बढ़िया होता है। तो ये कुछ बेनिफिट है कि यदि आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, तो गवर्नमेंट में जॉब करने पर जो आपको सैलरी मिलती है, तो मिलती है जो भी आपका ग्रेच्युटी का अमाउंट रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 50 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 10 करोड़ हो, जितना भी अमाउंट आपको ग्रेच्युटी के टाइम रिसीव होगा पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन। कोई कंफ्यूजन? फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इनकी बात हो रही है बेटा। लेकिन ये पॉइंट भी कब एप्लीकेबल होगा? इफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यदि ग्रेच्युटी यदि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट यदि रिसीव्ड होती है, और जनरली साइलेंट में यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कुछ भी, सिर्फ ग्रेच्युटी दिया हुआ है, तो अपन जनरली यही प्रिज्यूम करते हैं ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और यदि कोई भी ग्रेच्युटी यदि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यदि रिसीव होती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यदि रिसीव होती है, तो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है। तो अपने को क्या याद करना है? सर कितना अमाउंट का एग्जेम्पशन मिल जाएगा फॉर अदर एम्प्लॉई, ये आपको याद करना है एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्या कहता है। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा? मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, आपका ग्रेच्युटी का चार्ट बनेगा। ग्रेच्युटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आवाज नहीं आ रही, ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट पर यदि रिसीव होती है और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कौन हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है। और यदि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो दो बातें, होगा या नो होगा। तो पोगा या नो होगा। व्हाट इज अ पोगा? ये आपने एसबीआई के अंदर पढ़ा होगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। आपको पता है कुछ एम्प्लॉयर के ऊपर पोगा एप्लीकेबल होता है? नहीं नहीं, किसी को पता है तो अच्छी बात है, मैं बताने वाला भी नहीं हूं, मैं जानने वाला भी नहीं। तो जिसको पता है तो खुद ही अपने आप को आंसर दे देना कि पोगा कब अप्लाई होता है, पोगा कौन सी इंडस्ट्रीज के ऊपर और किन पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है, खुद ही याद कर लेना। हम टैक्स वाले लोग हैं, तो टैक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको दो बातें याद रखनी होगी, क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा होगा। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई तब तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है,
तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो क्या होता है, जितना भी ग्रेचुटी रिसीव्ड होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फुल अमाउंट एग्जम्प्ट है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉय पोगा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। तो यदि इफ एम्प्लॉय इज कवर्ड या एम्प्लॉयर इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी। स्क्रीन में पढ़ने में आ रहा है बेटा सबको, कौन सा वाला पार्ट देखना है, मैंने जूम कर दिया जैसे लास्ट बेंच को भी आराम से दिखे। इफ एम्प्लॉय इज कवर्ड, if employee is covered under the payment of gratuity act 1972 तो exemption कितनी मिलेगी। 3 पॉइंट याद रखने, कितने पॉइंट याद रखने, 1 2 3, कितने पॉइंट याद रखने, 3 पॉइंट। जब अभी नोट्स लिख रहे हो तो जैसे बता रहा हूं वैसे लिखना है। पॉइंट नंबर 1, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव। पहला पॉइंट क्या आएगा, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव। पहला पॉइंट क्या आएगा, amount of gratuity received. If employee is covered under the POGA payment of gratuity act तो पहला पॉइंट सब क्या लिखेंगे अपने नोट्स में, amount of gratuity received, आपको कितना ग्रेचुटी मिला। सेकंड, मैक्सिमम 20 लाख रुपया। मैक्सिमम कितना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 20 लाख नहीं है। हाँ, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो चाहे 15 लाख की ग्रेचुटी हो चाहे 1 करोड़ की, पूरा का पूरा ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। किनकी बात कर रहा हूं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 2 एरो बनते हैं, होगा नोगा। तो यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो लेकिन एम्प्लॉइज कवर अंडर दी पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट तो 3 पॉइंट आएंगे, विच एवर इज लोअर वो एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। पहले पॉइंट में जितना आपको ग्रेचुटी रिसीव्ड हुआ, पहला पॉइंट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, सेकंड पॉइंट मैक्सिमम 20 लाख रुपया, कितना 20 लाख रुपीस, एंड थर्ड किसी को पता है ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है। नहीं, इतना नहीं, तुम टेक्निकल हो, मैं डफर आदमी हूं। जब मैं पूछता हूं तो तुमने तो बिल्कुल सही बोला, गलत नहीं बोला, ये पोगा का रूल है, बिल्कुल सही बोला। तो पोगा की एप्लीकेबिलिटी है कि 5 इयर्स होना चाहिए तब आपको ग्रेचुटी मिलना चाहिए। ग्रेचुटी का ग्रामेटिकली मीनिंग क्या होता है, रिवॉर्ड। मैं वो जनरल बातें पूछता हूं, मेरा स्टाइल बहुत अलग है, मैं टेक्निकल बंदा नहीं, लेकिन एग्जाम में टेक्निकल लिखना होता है। इससे क्या होता है, आपको इंटरेस्ट बनता है पढ़ने में। ग्रेचुटी का मतलब होता है रिवॉर्ड देना। यो तूने काम किया है मेरे यहाँ पे, तो तेरे को रिवॉर्ड देंगे जब तू रिटायर्ड हो। समझ में आई बात। तो मतलब अब मिनिमम 5 इयर्स तुमने राज ओपन कर ही दिया, तो हो सकता है कोई बंदा 10 साल काम करके रिटायर्ड हो रहा है, कोई 15 साल काम करके रिटायर्ड हो रहा है, कोई 35 साल काम करके रिटायर्ड हो रहा है। तो भैया तुमने जितने भी साल मेरे यहाँ पे सर्व किया, काम किया, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, ग्रेचुटी रिवॉर्ड देंगे। ये होता है ग्रेचुटी का मतलब, रिवॉर्ड। जितने साल आप काम करोगे और 1 साल का 15 दिन, कितने दिन, मतलब तुमने 1 साल काम किया तो 1 साल का 15 दिन, तो 2 साल काम किया तो 30 दिन। अकॉर्डिंगली आपको क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आया समझ में। इफ एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पोगा, ये पोगा की बात हो रही है, नोगा की बात अभी अपन आगे करेंगे। किसकी बात हो रही है बेटा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर यदि एम्प्लॉय कवर्ड है तो ये ग्रेचुटी एक्ट में, चाहे आपने एसबीआई में पढ़ा भी होगा, उसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मैं लास्ट में आऊंगा क्योंकि मेरा स्टाइल अलग है। हम प्रोविजंस पढ़ते नहीं, बनाते, तो प्रोविजन बना लेंगे, लेकिन किसी को याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा तो अभी बनाएंगे अपन। मैं तो लॉजिक दे रहा हूं कि लॉजिक क्या है, भावनाएं क्या है। ग्रेचुटी एक्ट जो है पोगा वो ये कहता है कि एक एम्प्लॉय ने यदि आपके यहाँ पे 1 साल काम किया तो आपको 15 दिन की सैलरी रिवॉर्ड में देनी है। यदि 10 साल काम किया तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करनी होगी, उतनी सैलरी उसको रिवॉर्ड करनी होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं आया समझ में। कितने साल, जितने साल तूने पूरा काम किया, जितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज आपने की है उसका, 1 ईयर का 15 डेज। यदि आपने 10 साल काम किया हो तो
1 साल का 15 दिन, तो अकॉर्डिंगली 10 साल के अकॉर्डिंगली आपको क्या करनी होगी, उतनी सैलरी आपको रिवॉर्ड में देनी होगी। आपने 25 साल काम किया तो उतना। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, एक एम्प्लॉई ने अपने सर्विसेज कंप्लीट की, फॉर एग्जांपल 21 ईयर्स 10 मंथ्स 2 डेज, तो कंप्लीटेड सर्विसेज कितनी है? आवाज नहीं आ रही? नहीं, कंप्लीटेड ईयर तो 21 ईयर्स ही है। कंप्लीटेड ईयर्स तो कितने ही है? 21 ही तो पूरे कंप्लीट है। कंप्लीटेड ईयर तो 21 ही है। लेकिन पोगा ये कहता है, पोगा कौन? पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ये बोलता है कि यदि किसी एम्प्लॉय ने 21 ईयर्स 10 मंथ्स मतलब 6 महीने से ज्यादा किया, 22 साल, ये पोगा बोलता है। कौन बोलता है? समझ में आया कि नहीं? अपना जनरली लैंग्वेज क्या है, जितना कंप्लीट, और कंप्लीट का मतलब कंप्लीट होता है। ये तो पोगा ने बोला इसलिए हमने मान लिया। यदि पोगा नहीं बोल रहा होता तो मैं 21 ही लेता। 11 महीने 28 दिन को भी मैं क्या लेता? 21 ईयर से लेता। ये तो पोगा ने बोला नहीं 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 नहीं, 6 महीने से ज्यादा हो तो राउंड ऑफ अलाउड है। क्या अलाउड है? राउंड ऑफ अलाउड है। उन्होंने बोला तो हमने मान लिया। तो हमने कितना मान लिया? 22 साल। और ये क्या याद रखना है बेटा? हर 1 साल का 15 दिन, हर 1 साल का 15 दिन। कोई कंफ्यूजन? किसका? सैलरी का। कौन सी वाली सैलरी? जब वो पहले पहले काम करने आया था फर्स्ट डे? ना ना, उस समय तो बहुत कम होगी। होगा फिर बोलता है कि अपन जो लास्ट मंथ सैलरी है ना, अभी लेटेस्ट सैलरी ऐसे बोल दो, लेटेस्ट, तो लेटेस्ट सैलरी का आपको 15 दिन के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा? रिवॉर्ड किया जाएगा। कौन सी वाली सैलरी का? अभी जो लेटेस्ट सैलरी आप हमसे उठा रहे हो ना, उस सैलरी के हिसाब से आपको क्या होगा, जितने साल आपने कंप्लीट किए, हर साल का, एवरी ईयर का 15। कोई कंफ्यूजन? सैलरी 1 दिन की होती है, 2 दिन की होती है? सर जो सैलरी जो भी होती है ना, 40,000 रुपए 50,000 रुपए पूरे महीने की होती है। महीने में दिन कितने होते हैं? 30 दिन। नहीं नहीं, मुझे ही पता है बेटा। किसी मंथ में 31 होता है, किसी मंथ में 28 होता है, और किसी मंथ में 29 भी होता है, लीप ईयर में, फरवरी के अंदर। तो कभी 28 होगा, कभी 29 होगा, कभी 30 होगा, कभी 31 होगा। लेकिन आपको पता है कि जो कैलकुलेशंस करते हैं, और तुम में से कोई बिजनेसमैन भी होंगे, तो जब सैलरी निकालते हो तो अपन एज्यूम कर लेते हैं 30 डेज। और एफएम भी याद होगा आपको। एफएम में जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको ध्यान होगा, एज्यूमिंग नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ इज इक्वल टू 30। याद आया कि नहीं आया? एफएम के अंदर जो आपने क्वेश्चंस किए होंगे। मंथ में 4 संडे होते हैं, संडे काम थोड़ी करेगा एम्प्लॉय। तो पोगा बोलता है इधर आओ, वैसे मंथ में 30 डेज होते हैं, लेकिन जो आपकी सैलरी है, संडे को भी तो सैलरी देते हैं ना, पूरी सैलरी तो पूरी दिन की होती है। वो काम थोड़ी करने आता है, वो काम करने कितने दिन आता है? इसे पोगा क्या बोलता है? फॉर्मूला बन गया। जितने साल आपने काम किया, जितने साल आपने काम किया, ईयर्स कंप्लीटेड, उतना आपको क्या मिलेगा? आधे दिन की सैलरी मिलेगी। अब आधे दिन की जो सैलरी मिलेगी, तो आधे दिन की सैलरी कैसे, मतलब आधे दिन की नहीं, 15 दिन की। तो 15 दिन की सैलरी मिलेगी तो 15 डिवाइडेड बाय 26। 15 दिन की सैलरी मिलेगी 15 डिवाइडेड बाय 26, क्योंकि जो आपकी सैलरी होगी वो पूरे पर मंथ होगी। समझ में आ गई बात? तो सैलरी जो होगी वो पूरी पर मंथ की होगी। और सैलरी कौन सी लेंगे अपन? लेटेस्ट वाली। तो लेटेस्ट वाली सैलरी इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26 इनटू ईयर्स कंप्लीटेड। ये फॉर्मूला हो गया। कोई कंफ्यूजन? कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। 3 पॉइंट है बेटा। पहली बात, एम्प्लॉय नहीं नहीं नहीं, किसके लिए बात हो रही है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या बेटा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहली रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आपका एम्प्लॉय कवर्ड है, ये रिक्वायरमेंट है। और यदि एम्प्लॉय यदि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर यदि कवर्ड है, तो एग्जेम्पशन का अमाउंट कितना मिलेगा? 1 2 3 विच एवर इज लोअर। और 1 क्या कहता है? अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव। 2 क्या कहता है? मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। एंड थर्ड क्या कहता है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, राउंडिंग ऑफ अलाउड है, इनटू
लास्ट मंथ सैलरी इनटू 15 डेज का सैलरी, और 15 डेज का सैलरी कैसे होगा, 15 डिवाइडेड बाय 26, क्योंकि पोगा के अंदर ही माना जाता है कि 4 दिन छुट्टी के, तो जो आप सैलरी दे रहे हो वो 30 दिन के बदले नहीं दे रहे हो, वो सैलरी आप 26 दिन की दे रहे हो। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? आगे कंटिन्यू करूं? उस पे आ रहा हूं। अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब सैलरी का मतलब क्या होगा, क्योंकि पहले पॉइंट में तो अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड है, वो तो जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो आ जाएगा, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज है। थर्ड में आपको याद रखना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्विसेज, मैंने समझा दिया कि यदि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया है कि एम्प्लॉय ने काम किया 15 साल 4 महीने 3 दिन, तो कितना आएगा 15 साल, और यदि एम्प्लॉय ने काम किया 18 साल 9 महीने, 18 साल 9 महीने मतलब 19 ईयर्स। ये सबको क्लियर हो गया, राउंडिंग ऑफ अलाउड है, क्या अलाउड है, इनटू लेटेस्ट वन सैलरी, ये भी समझ में आ गया। सर सैलरी का मतलब क्या क्या होता है, सैलरी का यहाँ पे मतलब होगा के अंदर बेसिक पे पूरा आएगा, डीए भी पूरा आएगा, मतलब वेदर पार्ट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, डीए का फुल अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा सैलरी के अंदर क्या होगा, बेसिक पे और डीए फुल। कोई कंफ्यूजन? नॉट नंबर 1, नॉट नंबर 1। नहीं आया समझ में? डॉट नंबर 2, इन केस ऑफ सीजनल बिजनेस, तो बताएगा सीजनल बिजनेस का मतलब क्या होता है। आप सीजन में ही काम करते हो तो बहुत टाइम तो आप काम ही नहीं करते हो, तो यहाँ पे यदि आपका सीजनल बिजनेस के अंदर यदि आप एम्प्लॉयर के अंदर यदि आप एंगेज हो, तो उस केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि 15 दिन की सैलरी की जगह आपको कितने दिन की सैलरी लेनी है, 7 डेज की सैलरी आपको कंसिडर करनी है, बस यही चेंज होगा, बाकी पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। आई रिपीट, फॉर्मूला तो आपका पूरा का पूरा वही है। तो फॉर्मूले में 15 दिन की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 7। 15 दिन की जगह क्या आ जाएगा, 7। 7 कब आएगा, इन केस ऑफ सीजनल बिजनेस, इन केस ऑफ, यस एवरीवन, यदि एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बार बार याद रखना है, तो बार बार रिपीट करते रहो, माइंड में सेट हो जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा। यदि एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, तो फॉर्मूला यही याद रखना है, कुछ लॉजिकल चेंज हो जाएंगे अपने आप। इसे सीक्वेंस में लिखना है, एग्जेम्पशन अमाउंट विच एवर इज लोअर, एग्जेम्पशन अमाउंट विच एवर इज लोअर, अमाउंट कितने होंगे, 3 होंगे। पहला तो वही आना है, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, दूसरा वही लिमिट आएगा आपका 20 लाख रुपीज, कोई चेंज नहीं है। पहला क्या होगा बेटा, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, दूसरा क्या होगा, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। थर्ड, थर्ड वाले फॉर्मूले के अंदर अपने आप चेंज होगा। फॉर्मूला सबको याद हो गया, आपने जितने भी साल काम किया उसके 15 दिन की सैलरी, लॉजिक वही है। तो पहला, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं है यदि एम्प्लॉय पोगा में नहीं है तो, क्योंकि कंप्लीट का मतलब कंप्लीट ही होता है, ये तो पोगा ने बोला इसलिए हमने मान लिया। इसका मतलब ये हुआ, अब सुनो, यदि कोई एम्प्लॉय ने वर्क किया हुआ है, एम्प्लॉय वर्कड फॉर 24 ईयर्स 7 मंथ्स 28 डेज,
तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, यदि पोगा में हो, किसमें हो, तो पोगा के अंदर कितना आ जाएगा 25 ईयर्स, और यदि आप नॉट पोगा में हो तो आपका कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अपन फॉर्मूला बना रहे थे। पहला पॉइंट क्या हुआ, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव, दूसरा क्या हुआ, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज, थर्ड नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं है, इनटू अपने को क्या करना है, सैलरी लेनी है। जब पोगा में थे तो अपन ने क्या किया था बेटा, लेटेस्ट सैलरी ली थी, लेटेस्ट सैलरी ली थी, लास्ट सैलरी एक ही बात है। आप लास्ट बोलो या लेटेस्ट बोलो, अलग अलग है क्या, ग्रामर भी आनी चाहिए जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होते हो। लास्ट मतलब अभी वाली, लेटेस्ट, तो इसे कभी मैं लेटेस्ट बोल देता हूं, कभी मैं लास्ट बोल देता हूं, एक ही बात है। यदि एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो लॉजिक क्या कहता है कि लेटेस्ट और लास्ट सैलरी लेंगे, अपन एवरेज सैलरी लेंगे, और जो एवरेज सैलरी ली जाएगी वो लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज किया जाएगा। डिफरेंस समझ में आया बेटा। पोगा के अंदर आपने जो सैलरी ली वो कौन सी ली थी, लेटेस्ट, लास्ट सैलरी एक महीने की ली थी। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लास्ट सैलरी 10 मंथ्स की लेंगे, तो 10 मंथ्स की सैलरी, एक महीने की सैलरी कैसे निकालेंगे, एवरेज निकाल के। किसी को आता है एवरेज निकालना, डिवाइडेड बाय 10, तो लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी को आपने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो ये आ जाएगी आपकी एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ। एक और इंपॉर्टेंट बेटा, अभी जो अपन ने पोगा के अंदर बात की, तो सैलरी में सिर्फ दो ही आइटम थे, बेसिक पे और फुल डीए, और यहाँ पे मतलब यदि एम्प्लॉय नॉट पोगा है, पोगा में कवर्ड नहीं है, तो सैलरी का मतलब भी अलग है। यहाँ पे सैलरी में क्या क्या आएगा, नंबर 1 बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, दूसरा डीए, डीए पूरा नहीं आएगा, इफ वाला आएगा। इफ लिखाने से क्या होता है कि आपको पूरा लिखना नहीं पड़ता, if formula part of retirement benefits या if as per the terms of employment, if as per the term of employment, और टर्नओवर कौन सा वाला टर्नओवर, कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तीनों आएंगे। बेसिक पे आएगा, डीए पूरा नहीं आएगा, डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा, एंड थर्ड, आवाज नहीं आ रही, कमीशन आएगा एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कमीशन आएगा एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तीनों आइटम आएंगे, लेकिन तीनों आइटम क्या आएंगे, लास्ट वाले नहीं आएंगे। लास्ट 10 मंथ्स के ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय 10 कर लो, फिर जो आएगा वो कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ गई बात, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा एक एक पॉइंट। आज की डेट बताओ बेटा, इफ एम्प्लॉय रिटायर्ड, इफ एम्प्लॉय रिटायर्ड ऑन, कौन सी डेट पे रिटायर्ड हुआ, 11 सितंबर 2025। तो अब आपको क्या करना है बेटा, पिछले लास्ट 10 मंथ्स लेने। तो वैसे लॉजिकली देखा जाए तो 10 मंथ्स आप कैसे कंसिडर करोगे, जब आप रिटायर्ड कब हुए, 11 सितंबर, तो 11 सितंबर से लेके 11 अगस्त, 11 अगस्त से लेके 11 जुलाई, ऐसे अपन सैलरी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आप किस मंथ में रिटायर्ड हुए जल्दी बताओ, सितंबर में। तो जिस मंथ में आप रिटायर्ड हुए उसको आप इंक्लूड मत करो, उसके पहले कितने मंथ, अगस्त, जुलाई, जून, मई, ऐसे आप क्या करोगे 10 मंथ्स निकाल लो। इन 10 मंथ्स का जो सैलरी है उसको भी डिवाइडेड बाय 10 कर लो, 10 मंथ्स की सैलरी डिवाइडेड बाय 10, तो ये एवरेज सैलरी आ गई, प्लस डीए भी हम यहाँ पे, डीए कौन सा आएगा, इफ वाला आएगा, पूरा नहीं आएगा, तो 10 मंथ्स का डीए ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय 10 कर लो, वो भी आ गया आपका एवरेज डीए। या हाँ, जो भी आपका कमीशन है टर्नओवर वो भी आपने इंक्लूड कर लिया, तो टर्नओवर कमीशन डिवाइडेड बाय 10, ये भी आपका एवरेज आ गया, तीनों को ऐड कर लो तो वो आ जाएगी आपकी एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। कोई कंफ्यूजन, परसेंटेज वाला कमीशन, टर्नओवर कमीशन वाला, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला,
जो फिक्स्ड कमीशन होता है 2000 3000 उसकी बात नहीं हो रही है, जो टर्नओवर पे बेस्ड जो कमीशन है वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? हेलो एवरीवन, क्या बताऊं? हाँ बताओ, इसमें कौन सा वाला पॉइंट आउट है? कमीशन कौन सा वाला इंक्लूड किया जाएगा? एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। एक कमीशन होता है, मैंने आपको बोला बेटा मैं तो 3000 का कमीशन दूंगा। एक मैंने क्या बोला, जितना सेल्स होगा 10% तेरा कमीशन है। तो यहाँ पे कौन सा वाला कमीशन इंक्लूड होगा? एज ए परसेंटेज ऑफ टर्न। हाँ, ये क्वेश्चन डीपली ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, तो वो नॉर्मल कमीशन दे देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा नॉर्मल कमीशन इंक्लूड नहीं होता है। कमीशन कौन सा वाला इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे? एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। और गेट आउट। तो इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर अंडर पोगा, यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर यदि कवर नहीं है तो सैलरी भी आएगी, मतलब सैलरी मतलब बेसिक पे भी आएगा, डीए इफ वाला आएगा और कमीशन टर्नओवर वाला आएगा और 10 मंथ्स का आएगा। तो आपको एवरेज लेना है। यस, उसको भी आप राउंड ऑफ कर सकते, 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स। हाँ, कोई डाउट हो गया तक? अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब फॉर्मूला में क्या था, जितने मतलब आपने क्या किए, जितनी सर्विसेज आपने कंप्लीट की वो, जितनी सर्विसेज आपने कंप्लीट की वो, और सर्विसेज कंप्लीट करने के साथ आपने क्या किया, जितना सर्विसेज आपने कंप्लीट किया वो इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। एवरेज सैलरी का मतलब क्या हुआ? लास्ट 10 मंथ सैलरी इनटू, नॉर्मली मैंने क्या बोला था, वो तो पोगा था, तो पोगा ने क्या बोला, 4 संडे होता है इसलिए हटा दो, तो इसलिए आपने वहां पे क्या किया था, 15 डिवाइडेड बाय 30। यहाँ तो आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल क्या होता है? 15 डिवाइडेड बाय 26 नहीं होगा, वहां पे 26 था, कहाँ पे? पोगा में। तो यहाँ पे क्या हुआ, 15 डिवाइडेड बाय 30, और 15 डिवाइड बाय 30 का मतलब क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? यस, यहाँ तक क्लियर है बेटा? आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, नो कंफ्यूजन, नो डाउट। नाउ वी कम टू अ जनरल नोट। पहला पॉइंट, नो ग्रेच्युटी रिसीव्ड फ्रॉम द पास्ट एम्प्लॉय। नो ग्रेच्युटी रिसीव्ड फ्रॉम द पास्ट एम्प्लॉय मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ। जैसे ऑब्वियसली मैं किसी कंपनी में पहले जॉब कर रहा था, वहां पे मैंने 10 साल काम किया, लेकिन मुझे कोई ग्रेच्युटी का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ। फिर मैंने 8 साल और काम किया, 8 साल काम करके मैं रिटायर्ड हो गया। तो जब मैं रिटायर्ड हुआ और समय में जब मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी तो मेरी लिमिट तो 20 लाख रुपए होगी, क्योंकि पहली बार रिसीव कर रहा हूँ, तो लिमिट कम नहीं होगी। कौन सी वाली लिमिट? अमाउंट वाली, क्योंकि अमाउंट की लिमिट कितनी है? 20 लाख है। पहली बार रिसीव कर रहा हूँ ना भैया मैं, तो 20 लाख की लिमिट होगी। लेकिन इधर आओ, जब आप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज की बात करोगे, पोगा हो या नॉट पोगा हो अलग बात, तो वो 10 साल वाले भी काउंट होंगे नहीं होंगे? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पहले मेरी फर्स्ट जॉब थी, फर्स्ट जॉब में मैंने कितने साल काम किया? 10। फिर दूसरी जॉब में मैंने कितना काम किया? 8। तो जब मैं सेकेंड टाइम रिटायर्ड हुआ और मुझे ग्रेच्युटी का अमाउंट रिसीव्ड हुआ, तो मैं पहली बार ही ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा हूं, क्योंकि इसमें दे रखा है नो ग्रेच्युटी रिसीव फ्रॉम द पास्ट एम्प्लॉय। कुछ बच्चे बोले सर रिसीव कर रखी हो, तो 2 मिनट में बताऊंगा। तो पहले अपन ने क्या इफ एंड बट लगाया है, मैं पहली बार ग्रेच्युटी रिसीव्ड कर रहा हूं, लेकिन काम तो मैं पहले भी कर चुका हूं, तो लिमिट तो आपका 20 लाख रुपए का ही रहेगा। लेकिन जब आप नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज जब आप कैलकुलेट करोगे, तो 10 + 8 लिया जाएगा, या अभी मैं कितने साल में रिटायर हुआ हूं? 8 साल काम करके, तो 8 लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट यहां पे कहती है, इनकम टैक्स रूल्स क्लियरली बोलते हैं भैया,
आपने पहले कितना काम किया था 10, अभी कितना काम किया 8, तो टोटल 18 काउंट किया जाएगा, ना कि, समझ में आई बात? अभी आप रिटायर 8 साल हुए, लेकिन भैया 10 साल भी कंसिडर किया जाएगा, आपको 18 लिखना है जब आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले के अंदर। समझ में आ गई बात एवरीवन? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ग्रेच्युटी आपको रिसीव नहीं होती, लेकिन ग्रेच्युटी आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? क्योंकि आप ग्रेच्युटी खुद नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज एम्प्लॉय 1 के यहाँ पे काम कर रहा हूं, तो ग्रेच्युटी अकाउंट होगा, तो एम्प्लॉय 1 से मैं एम्प्लॉय 2 पे गया, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, तो एम्प्लॉय 1 से एम्प्लॉय 2 में गया, तो जो ग्रेच्युटी है वो बैंक अकाउंट में होती है, बता अकाउंट में चला होता है, तो ग्रेच्युटी का अकाउंट एम्प्लॉय 2 के अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, मैंने अमाउंट रिसीव नहीं किया। तो आप अमाउंट एक बार रिसीव कर रहे हो तो लमसम मिलेगा आपको अमाउंट, तो पूरा 20 लाख रुपए का ही लिमिट होगा, तो लिमिट तो आपका 20 लाख ही होगा, लॉजिकल है। लेकिन जब आप नंबर ऑफ ईयर्स की कैलकुलेशन करोगे तो लॉजिकली क्या होगा, 18 होगा। कितना होगा? नहीं आया समझ में? दूसरे वाले पे भी आऊंगा, लेकिन इसको एक बार पहले रीड कर देता हूं। नो ग्रेच्युटी रिसीव्ड फ्रॉम द पास्ट एम्प्लॉय। अगर काम में पहले भी करता था, पहले भी पास्ट एम्प्लॉयर था, लेकिन मैंने उससे पर्सनली मैंने अपने अकाउंट में रिसीव नहीं किया, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया। If employee was working previously with the other employer and there was no gratuity received upon the retirement and now he started a new job, in that case on retirement from the new employer, period of service with the old employer जो मैंने भी बताया, shall also be considered, लेकिन लिमिट 20 लाख रुपए ही रहेगी, क्योंकि आप पहली बार ही रिसीव कर रहे हो। नहीं आया समझ में? Gratuity received from the past employer was exempted. कॉमन सेंस लगाओ बेटा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना, उसी एग्जांपल के अंदर ऐड कर दो। आपने पहले वाले एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ना करके अपने खुद ने ले ली, खुद ने रिसीव कर ली, मतलब ग्रेच्युटी को ग्रेच्युटी अकाउंट में नहीं डलवाया, ट्रांसफर नहीं कराया आपने। आपने क्या किया? तो एग्जाम्पशन मिली होगी, तो एक बार आपने क्या किया, 11 लाख रुपए की ग्रेच्युटी एग्जाम्पशन ले ली। कैसे ले ली? वो जो फॉर्मूले अपने, ठीक है बेटा, एक बार ग्रेच्युटी मिली और 11 लाख रुपए का आपको एग्जाम्पशन ऑलरेडी मिल चुका है। अब फ्यूचर में आपको ऑलरेडी ग्रेच्युटी मिली कितने की? 16 लाख की। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर 20 लाख की लिमिट है, एग्जाम्पशन ले लो बेटा। टोटल ग्रेच्युटी 20 लाख है। अब बार बार ग्रेच्युटी रिसीव करते रहोगे तो बार बार थोड़ी 20 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, यस और नो? गवर्नमेंट बोलती है तेरे को ग्रेच्युटी मिलेगा, 20 लाख का एग्जाम्पशन है, लेकिन एक बार जब तूने ग्रेच्युटी रिसीव की थी तो तूने ऑलरेडी एग्जाम्पशन कितना ले लिया? आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही। मतलब समझो, मैं तुम्हें ग्रेच्युटी पे 20 लाख का एग्जाम्पशन देना चाहता हूं, तुम एक बार एक एम्प्लॉयर से रिटायर्ड हुई और तुमने 11 लाख का एग्जाम्पशन ले लिया, अब तुम वापस से दूसरे एम्प्लॉयर से, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग 58 के बाद जवान होते, बोलते हम तो जब तक मरेंगे नहीं काम करेंगे, लोग काम करते आपको पता है, तो 58 के बाद कहीं और जॉब कर ली उन्होंने, और फिर वहां से रिटायर्ड हुए 70 की एज में, और फिर वहां से उन्होंने क्या किया, फिर ग्रेच्युटी रिसीव कर ली। तो गवर्नमेंट बोलेगी बार बार 20 लाख की लिमिट थोड़ी होगी, पूरे ग्रेच्युटी पे 20 लाख है ना। एक बार जब आपने एग्जाम्पशन ली थी तो ग्रेच्युटी पे कितना एग्जाम्पशन ले लिया बेटा? 11 लाख, तो लिमिट कितने की बची? आवाज नहीं आ रही, कितने की? बच्चों का खेल है, लेवल ही नहीं है। मैंने पहले बोला था इनकम टैक्स से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। नहीं आया समझ में बेटा? क्योंकि तुमको मेरा स्टाइल पता है, अपन प्रोविजंस हाँ पढ़ते नहीं बनाते। लॉजिक समझ में आई? किसी की नीड समझ में आई? ग्रेच्युटी रिसीव्ड फ्रॉम द पास्ट एम्प्लॉयर वाज एग्जेम्प्टेड, तो जब अब ग्रेच्युटी वापस से आपको एम्प्लॉयर से मिलेगा तो नया लिमिट 20 लाख नहीं होगा, आपका एग्जेम्प्टेड लिमिट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम 20 लाख रुपीज। कितना अमाउंट? जितना अमाउंट आप एक बार एग्जेम्पशन ले चुके हो उतना अमाउंट आपका 20 लाख से कम होके ये आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, और फॉर्मूला वही लगेगा पूरा वापस से, और जो आपकी लिमिट है वो 20 लाख की जगह क्या हो जाएगी? रिड्यूस्ड हो जाएगी। आगे कंटिन्यू करें, समझ में आ रहा है सबको? जल्दी बोलो बेटा। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 3। इफ ग्रेच्युटी, जो अपन ने पहले जो चार्ट बनाया था ना, आपको याद होगा, ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ
रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ ग्रेचुटी टपक गया, नहीं ग्रेचुटी नहीं टपका, यही तो देगा, तुम लोग क्या बोलते हो यार, ग्रेचुटी टपक गया मतलब एम्प्लॉय टपक गया, क्या हो गया। अब इसमें दो बातें होती है, अब इसमें दो बातें होती है। एक्चुअली क्या था, सुनना मेरी बात एवरीवन, मैं नाम नहीं लेता, इसको कैसे मारूं, तो कोई पर्सन है मिस्टर ए, क्या है बेटा, कोई पर्सन है मिस्टर ए, अपन ए को मार सकते ना, ए बोले तो ए, दो बातें। अब क्या हुआ, सुनना बात, ये पर्सन रिटायर्ड हुआ, ये पर्सन क्या हुआ, रिटायर्ड हुआ, कब, कोई भी डेट ले लो, आज की डेट ले लो, 11 सितंबर को ये बंदा रिटायर्ड हुआ, और जैसे रिटायर्ड हुआ वैसे उसकी ग्रेचुटी क्या हो गई, ड्यू हो गई, और 4 दिन बाद अल्लाह को प्यारा हो गया, तो मेरा ग्रेचुटी पहले ड्यू हुई और बाद में उसको मिलेगी, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब पहले ग्रेचुटी ड्यू हुई और बाद में उसकी डेथ हुई, पहला केस। ऐसा भी हो सकता है कि रिटायर्ड ही नहीं हुआ, ये रिटायर्ड ही नहीं हुआ है तो अच्छे तरीके काम करा था बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, या इसके जो राज थे ऑफिस के वो घर वालों को पता चल गए, जो भी थे वोटेवर, एक ही जगह दिमाग चलता है, कुछ और नहीं हो सकता। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कोई भी रीजन से वो क्या हुआ, अल्लाह को प्यारा हो गया, क्या हो गया। अब जब डेथ हो गई तो ऑब्वियसली अब तो ग्रेचुटी ड्यू होगी ना, अरे उसके जो भी बेनिफिट्स होंगे वो बेनिफिट्स मिलेंगे डेथ की वजह से, अरे वो रिटायर्ड नहीं हुआ, डेथ की वजह से ग्रेचुटी ड्यू हुई, ये दो अलग अलग केसेस है, कैसे समझ में आ गए बेटा। तो यस, ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ डेथ, पहला केस, इफ ग्रेचुटी पहले ड्यू हो गई बिफोर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब ये कि एक एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया था, उसका ग्रेचुटी का अमाउंट ड्यू हुआ और बाद में अभी ग्रेचुटी दी रही थी और इससे पहले ही वो एक्सपायर, if gratuity due before the date of the employee, it will be included in the income of employee exemption as per the provision. लॉजिक क्लियर है, क्योंकि एम्प्लॉई के एंड में ग्रेचुटी ड्यू हो गई, इसलिए एम्प्लॉई के एंड में टैक्सेबल होगी, वो मरा बाद में। लेकिन एम्प्लॉय जॉब कर रहा था, करते करते एक दिन कदमा लगा, ऊपर पहुंच गया, अब ग्रेचुटी बाद में ड्यू हुई, तो अब लॉजिक लगाओ, ये ग्रेचुटी किसके एंड में टैक्सेबल होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट, और ये अमाउंट किसको मिलने वाला है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? आई रिपीट, इफ ग्रेचुटी ड्यू ऑन और आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, तो ये अमाउंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा और ये अमाउंट पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास, और शायद अपना टाइम भी हो गया, लेकिन एक मिनट क्वेश्चन से तो एक दो अपन देख लें। Yes, everyone. क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है सबको? एक क्वेश्चन तो अपन एटलीस्ट करें अभी। यस, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। विमल is employed in the factory at a salary of 2,400 rupees per month. Last second में बताइए, right hand side. He also get DA at the rate 600 rupees per month, bonus 200 rupees per month. He retired on 31st December 2025 and received 75,000 rupees as gratuity under the POGA after serving 31 years 4 months in that factory. कितना ग्रेचुटी एग्जेम्पशन मिलेगा और कितना टैक्सेबल अमाउंट होगा? 2 मिनट का टाइम देता हूं, कौन पहले करता है जल्दी से बताओ, ग्रेचुटी का एग्जेम्पशन कितना होगा?
बहुत सारे स्टूडेंट ने कर लिया है, मैं दिखा देता हूँ। पहली बात, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो फुल अमाउंट एग्जाम्प्ट होता। आई रिपीट, ये याद रखना पड़ेगा बेटा। तभी मैं बोलता ना कि प्रोविजन तो याद हो गया, क्या करना है, प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी लर्न करनी है, तब जाके नंबर आएंगे। ये बार बार आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे रखा है तो फुल अमाउंट एग्जाम्प्ट है, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो क्या होगा बेटा, होगा। तो पोगा की केस से पहला पॉइंट, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड 75,000 रुपीज। पॉइंट नंबर टू क्या है, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। एंड थर्ड, जितने साल आपने काम किए, राउंडिंग ऑफ अलाउड है। पोगा या नॉन पोगा, पोगा है, लेकिन 31 ईयर 4 मंथ्स ही है, तो 31। लेटेस्ट सैलरी कितनी है, 2400 प्लस 600, पूरा डीए इंक्लूड होगा, बोनस इंक्लूड नहीं होगा, बोनस इंक्लूड सैलरी में नहीं होगा, क्योंकि सैलरी का मतलब फॉर द पर्पस ऑफ पोगा, तो सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे प्लस डीए फुल। तो आपकी सैलरी आएगी, लेटेस्ट सैलरी पर मंथ, दैट इज 3000 रुपीज पर मंथ। ये पर मंथ है, एक महीने का है, मुझे निकालना है 15 दिन का, तो 15 डिवाइडेड बाई 26। ऐसा ही किया है सबने। इन तीनों में से क्या लिया जाएगा, विच एवर इज लोअर। तो आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट नंबर बी। किन किन का आ रहा है, ऑलमोस्ट पूरी क्लास का ही आ रहा है, कोई डाउट नहीं आया बेटा समझ में, अब तो आ गया, कंफर्म आ गया सबको।